बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जनरेटर पर। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे जनरेटर की बेसिक्स को। उसके बाद फिर हम आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों के लिए भी वीडियोस बनाएंगे जो ऑलरेडी जनरेटर्स की फील्ड में काम कर रहे होते हैं, जैसा कि AVR, स्पीड कंट्रोलर्स और जनरेटर में आने वाले फॉल्ट वगैरह। तो उससे पहले हमें समझना होगा जनरेटर्स की कुछ बेसिक्स को। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जनरेटर की डेफिनीशन पर। तो जनरेटर की डेफिनेशन क्या है? जनरेटर एक डिवाइस है, अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि जनरेटर खुद से तो प्रोड्यूस नहीं कर रहा इलेक्ट्रिसिटी, उसको कोई ना कोई एनर्जी चाहिए। वो किस लिए? ताकि हम उसको घुमा सकें। तो मैकेनिकल एनर्जी किसी भी टाइप की हो सकती है, यानी कि आप कोई इंजन लगा दें, उसमें स्टीम टरबाइन लगा दें, हवा से चलने वाली टरबाइन लगा दें, डीजल पेट्रोल इंजन हाथ से घुमा लें, या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप उसको घुमा सकें। तो जब वो घूमेगा तो उसके बाद हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि जनरेटर AC और DC जो होते हैं, AC जनरेटर हो या DC जनरेटर, दोनों जनरेटर बुनियादी तौर पर AC जनरेटर होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। तो AC जनरेटर को हम अल्टरनेटर भी कहते हैं। अब अगर एक जनरेटर है, उसका नाम है DC जनरेटर, तो वो DC खुद से प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि वो भी AC ही प्रोड्यूस करता है। उसकी क्या वजह है, उसको अभी हम आगे क्लियर कर देंगे। तो अब आपके जहन में सवाल होगा कि DC जनरेटर क्या होता है। तो DC जनरेटर हम उसको कहते हैं जो AC जनरेटर, यानी कि जब जनरेटर AC सप्लाई प्रोड्यूस कर दे, उसके बाद हम उसको अंदर ही यानी इंटरनली ही AC से DC में कन्वर्ट कर लें। तो कन्वर्ट करने के मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। दो तरह के तरीके जो है प्रैक्टिकली वो हम यूज़ करते हैं। एक तो ये कि हम कमोटेटर लगाकर AC को DC में इंटरनली कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हमें आउटपुट पे DC मिल जाती है, उसको हम DC जनरेटर कह देते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि हम रेक्टिफायर लगा दें। तो रेक्टिफायर AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। तो जो हमारे अल्टरनेटर्स होते हैं, जिनको हम चार्जिंग अल्टरनेटर कह रहे होते हैं हमारी गाड़ियों में, ऑटोमोटिव में और इंजन वगैरह में, तो उनका नाम अल्टरनेटर इसीलिए कि वो AC सप्लाई ही प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद उसमें रेक्टिफायर लगे हुए होते हैं। वो जब आगे चल के हम आपको दिखा देंगे, जैसे हमें मौका मिलेगा, तो वो रेक्टिफायर उसको AC से DC में अंदर ही कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद हमें आउटपुट पर DC मिल जाती है। तो हम ये कहते हैं कि ये DC जनरेटर है। तो ये बात क्लियर हो गई कि हर जनरेटर बुनियादी तौर पर AC जनरेटर होता है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है। तो वो प्रोड्यूस किस तरह करता है? जब हम उसको घुमाएंगे किसी भी मैकेनिकल एनर्जी से। तो जब भी जनरेटर से घूमने के बाद हमें सप्लाई हासिल होगी, वो AC नेचर की होगी, DC कभी भी नहीं हो सकती है। उसकी वजह क्या है वो अभी हम आगे बता देते हैं आपको। अब हम बात कर लेते हैं वर्किंग प्रिंसिपल पे। तो ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल आपको याद होगा, ट्रांसफार्मर की वीडियो में हमने बताया था कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के उसूल पे काम करता है ट्रांसफार्मर। इसी तरह जो हमारा जनरेटर है वो भी इसी उसूल पे काम करता है। तो फैराडे लॉ क्या कह रहा है? फैराडे लॉ कह रहा है कि व्हेन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कट्स अ इंडक्टर अ कंडक्टर एन EMF इज इंड्यूस्ड अक्रॉस द कंडक्टर। जब भी कोई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड काटेगी किसी भी कंडक्टर को, यानी कि कट करेगी या उसको लिंक करेगी, उस कंडक्टर में EMF इंड्यूस हो जाएगी। तो ट्रांसफार्मर में क्या हो रहा था? आपको याद होगा कि हम एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है ट्रांसफार्मर में, दूसरी सेकेंडरी होती है। तो हमने इसको वोल्टेज दिए AC, तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनी जो कि फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, जैसा कि हमने बताया था। क्योंकि AC सप्लाई में फ्रिक्वेंसी होती है, वेव्स होती हैं, साइन वेव्स, उसकी वजह से इसके अराउंड में बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट नहीं होती, नॉर्थ साउथ बहुत तेज़ी के साथ चेंज हो रही होती है। तो वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हमारी काटती है दूसरी कॉइल को, तो इसमें EMF जनरेट हो जाती है। इसको हम कह देते हैं वोल्टेज सेकेंडरी। तो ये तो उस केस में जब हमारे पास AC सप्लाई ऑलरेडी मौजूद है। अब जनरेटर में तो हमें AC सप्लाई प्रोड्यूस करनी है, तो AC सप्लाई तो हमारे पास नहीं है, तो उसके लिए हमें कुछ और सोर्सेज का इस्तेमाल करना होता है। तो फैराडे लॉ तो ये कह रहा है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जब भी किसी कंडक्टर को काटेगी, उस कंडक्टर में बिजली पैदा होगी, यानी कि EMF इंड्यूस होगी। EMF इंड्यूस होने से वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। जब हम उस सर्किट को क्लोज कर देंगे तो करंट का फ्लो हमारा शुरू हो जाएगा। तो अब AC सप्लाई तो हमारे पास है नहीं, यानी कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो DC सप्लाई में क्या होता है? कांस्टेंट होती है मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हमें कोई ऐसा तरीका अपनाना है कि उस कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को हम तेज़ी के साथ घुमाएं, तो जब वो घूमेगी तो वो कंडक्टर को काट सकती है। या हम कोई ऐसा तरीका इस्तेमाल करें कि मैग्नेट को तो हम रोक दें, हम अपने कंडक्टर को लेकर तेज़ी के साथ मूव करने लगें,
तो दोनों सूरतों में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो बस जनरेटर की जो प्रैक्टिकली मेथड है वो दो ही हैं, यानी कि एक है रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोसीजर और दूसरा होता है रिवॉल्विंग कंडक्टर। यानी कि या तो हम कंडक्टर को घुमा लें किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, या तो हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को घुमा दें किसी कंडक्टर के अराउंड में, तो दोनों सूरतों में रिज़ल्ट सेम होगा, उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं किस तरह। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमने दोनों तरह के प्रोसीजर्स की डायग्राम बना ली है। पहला हमारे पास है रिवॉल्विंग कंडक्टर टाइप, दूसरा है रिवॉल्विंग फील्ड टाइप। इन दोनों में फ़र्क क्या है? हमने दो मैग्नेट लिए, यहाँ पे हम परमानेंट मैग्नेट ले लेते हैं समझाने के लिए। असली में हम परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं क्योंकि इससे हम ज़्यादा बिजली पैदा नहीं कर सकते, तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का ही इस्तेमाल करना होता है। तो ये सिर्फ हम समझाने के लिए इस तरह की ड्राइंग बनाते हैं जो आपको किताबों में मिलती है। हमने दो मैग्नेट लिए, नॉर्थ पोल इधर रख दिया एक का, दूसरे का साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के बाहर हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रैवल करती हैं। तो ये ग्रीन कलर से जो आपको नज़र आ रही हैं ये मैग्नेटिक फील्ड हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ इन्होंने ट्रैवलिंग शुरू कर दी। तो इन दोनों के बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गई है। उसमें हमने एक कंडक्टर लिया, ये हमने सिंगल कंडक्टर दिखाया समझाने के लिए, यानी कि ये एक वायर का पीस है जिसको हमने इस तरह की शेप दे दी और यहाँ पर दो पॉइंट हमारे पास आ गए। अब हम इसको घुमाना शुरू कर रहे हैं, काउंटर क्लॉकवाइज ले लें आप या क्लॉकवाइज। अब ये आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में एक इसी तरह का एक कंडक्टर का पीस है छोटा सा, ये सिर्फ समझाने के लिए हमने लिया है। तो मान लें कि ये इंसुलेटेड है दोनों आपस में। अब ये इस तरह है इसकी पोजीशन, तो ये जो टेप लगा हुआ है ये ऊपर वाली साइड पर है। अब हमने इसको घुमाना शुरू किया, तो अभी तो ये रुका हुआ है आप देख सकते हैं। तो जब ये घूमेगा ऐसे, ये 90 डिग्री घूमेगा, उसके बाद ये 180 डिग्री, फिर ये 270 डिग्री और दोबारा ये 360 डिग्री पर एक राउंड कंप्लीट हो जाता है। तो इससे हमें एसी सप्लाई की सूरत में आउटपुट पर जो है ईएमएफ मिलती है। उसको अभी हम स्टेप बाय स्टेप समझा देंगे। तो ऐसा प्रोसीजर जहाँ पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो, कंडक्टर हमारा मूव हो रहा हो, तो इसको हम कहते हैं रिवॉल्विंग कंडक्टर टाइप या रिवॉल्विंग आर्मेचर टाइप जनरेटर। इसको हम आर्मेचर इसलिए कहते हैं, एक बात याद रखें कि जनरेटर में आर्मेचर का लफ्ज़ जहाँ पर भी आता है उससे मुराद ये होती है कि जहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो रही है उसको हम आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। तो अगर हम इसको घुमा रहे हैं और इसी के अंदर हमारी ईएमएफ इंड्यूस हो रही है ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये कट कर रहा है इसको, तो इसके आउटपुट पे जो हमें सप्लाई मिल रही है एसी सप्लाई, तो इसकी वजह से हम इसको आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं या आर्मेचर कॉइल। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। दूसरे प्रोसीजर पे आ जाते हैं जिसको हम कह रहे हैं रिवॉल्विंग फील्ड टाइप या रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड टाइप। अब ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर केस उल्टा हो गया है। यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट रुके हुए थे, कॉइल घूम रही थी, यानी कि कंडक्टर घूम रहा था। यहाँ पर कंडक्टर को हमने रोक दिया है, दोनों साइडों पर हमने कॉइल लिपेट दी है, उसके दो टर्मिनल हमने ले लिए जैसा कि यहाँ पर आ रहे थे। परमानेंट मैग्नेट हमने बीच में किसी तरह फिट कर दिया है। तो परमानेंट मैग्नेट के अराउंड में तो मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है, जैसे यहाँ पे बनी हुई थी। तो हमेशा हर मैग्नेट के नॉर्थ साउथ पोल होते हैं। अब हमने इसको घुमाना शुरू कर दिया तेज़ी के साथ। तो जब ये मैग्नेट घूमेगा तो इसकी जो फील्ड है वो लिंक करेगी दोनों साइड पर, यानी कि उसके अराउंड में जो भी हमने जनरेटर का एक फ्रेम बनाया हुआ है, तो उसके अराउंड में जो कॉइल हमने लिपेटी हुई है ये फील्ड उसको काटना शुरू कर देगी। तो अब ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी इस कॉइल में, जो कि कॉइल रुकी हुई है। तो इसको हम कहते हैं रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड टाइप प्रोसीजर, और इसको हम कहते हैं रिवॉल्विंग आर्मेचर टाइप। तो इसमें आर्मेचर क्या होगा, इसमें जहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो रही थी वो घूम रहा था, यानी कि ये आर्मेचर था। यहाँ पर आर्मेचर रुका हुआ है, तो इसको हम कह देंगे कि हमने आर्मेचर वाइंडिंग हमने स्टेटर पर कर दी है, यानी कि बॉडी पर, और मैग्नेटिक फील्ड को घुमा दिया है। तो बस ये दो तरीक़ों से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये बात याद रखें कि बड़े जनरेटर्स में प्रैक्टिकली ये वाला प्रोसीजर यूज़ किया जाता है, रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड टाइप। उसकी बहुत सारी रीज़न्स है, वो हम वक्त के साथ साथ आपको क्लियर करते जाएंगे। इसमें ये होता है फ़ायदा कि हमें जो आउटपुट पर पावर लेनी है वो हम आसानी से ले लेते हैं, क्योंकि ये वाइंडिंग रुकी हुई है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसको हम घुमा रहे हैं और इसी में ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, तो घूमते हुए ईएमएफ को लेना हमारे लिए मुश्किल होता है। उसके लिए हमें कार्बन ब्रश, स्लिप रिंग वगैरह लगाने होते हैं, यहाँ पे फ्रिक्शन के लॉसेस बढ़ जाते हैं। तो प्रैक्टिकली बड़े जनरेटर्स में हम इस प्रोसीजर को यूज़ करते हैं, जबकि ये प्रोसीजर भी यूज़ होता है ख़ास छोटे जनरेटर्स की हद तक। दूसरी बात ध्यान में रखें कि परमानेंट मैग्नेट भी हम छोटे जनरेटर में तो यूज़ कर सकते हैं,
क्योंकि परमानेंट मैग्नेट से हमें जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो उसको हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते। तो हमें जो वोल्टेज जनरेटर की आउटपुट पर पावर चाहिए होती है लोड के हिसाब से कम ज़्यादा तो उसको हम कंट्रोल करना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो हम हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि क्वाइल्स और वाइंडिंग्स के ज़रिए मैग्नेटिक फील्ड को बनाते हैं ताकि हम उसको अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकें। तो प्रैक्टिकली परमानेंट मैग्नेट छोटे जनरेटर्स में यूज़ होते हैं, जबकि बड़े जनरेटर्स में हमेशा क्वाइल ही यूज़ होती हैं, चाहे वो स्टेटर पर हों या घूमने वाली चीज़ पर हों जिसको हम रोटर कहते हैं। तो ये तो था बेसिक कॉन्सेप्ट कि दो तरह से बिजली पैदा की जा सकती है या की जाती है। एक को हम कह रहे हैं रिवॉल्विंग कंडक्टर टाइप मेथड या रिवॉल्विंग आर्मेचर टाइप मेथड। दूसरे को हम कह रहे हैं रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड टाइप मेथड। इसमें आर्मेचर कांस्टेंट है, मैग्नेट घूम रहा है यानी कि फील्ड घूम रही है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है और आर्मेचर घूम रहा है। तो ये दो प्रोसीजर होते हैं प्रैक्टिकली जो हम यूज़ करते हैं। तो अब हम समझाने के लिए एक ड्राइंग को ले लेते हैं, ये वाली को, जैसा कि किताबों में समझाया जाता है, ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। उसके बाद फिर हम आगे मज़ीद बात करते रहेंगे। तो हम इस ड्राइंग को लेकर 5 स्टेप्स से आपको समझाएंगे कि एसी सप्लाई किस तरह प्रोड्यूस होती है। सबसे पहले तो ये देख लें, हमने यहाँ पर 5 डायग्राम बना दिए, यानी कि 5 स्टेप 1 2 3 4 5। तो ये इसी तरह की हमने इसको साइड पोस्ट से ले लिया। यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसको तिरछा दिखाया हुआ था, इससे समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब हम बिल्कुल साइड पोस्ट से समझाएंगे इसी चीज़ को लेकर कि हमारी सप्लाई किस तरह प्रोड्यूस होती है। तो नंबर 1 पे क्या है, अभी कंडक्टर हमारा साइड से अगर हम देखेंगे तो इस तरह है। अब इसको हम थोड़ा सा तिरछा ले लेते हैं, यानी कि कंडक्टर हमारा इस तरह है अभी। तो अभी क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इसको काट नहीं रही है, बल्कि ऐसे गुजर रही है इसके अंदर से। तो अभी हमारे पास कोई भी आउटपुट पर सप्लाई मौजूद नहीं है। जैसा कि आपको याद है कि एसी सप्लाई में साइन वेव होता है, तो ये हमने एक साइन वेव का टाइम पीरियड ले लिया यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर अभी 0 पोजीशन है। अब ये घूमना शुरू हुआ, यानी कि इसको हम क्लॉकवाइज ले लेते हैं। ये हमने घुमाना शुरू किया किसी भी चीज़ से, तो ये जब घूमता हुआ आएगा 90 डिग्री, तो इसकी जो शेप है वो ऐसी हो जाएगी, यानी कि ये यूँ घूम गया। तो जब ये घूमना शुरू हुआ तो इसने इस मैग्नेटिक फील्ड को जो नॉर्थ से साउथ के दरमियान बनी हुई थी उसको कट करना शुरू किया। तो जब इसने कट करना शुरू किया तो हमारी जो सप्लाई है, यानी कि जो बिजली है, वो पैदा होना शुरू हुई 0 से। ये 0 की वैल्यू आप याद रखें, 0 से। और जब तक ये 90 डिग्री पूरा ऐसे हो गया है तो 0 से मैक्सिमम पर अपनी पहुंच गई है सप्लाई। तो इसको हम कहते हैं हमारा साइकिल जो है वो बनना शुरू हो गया है। अब ये मज़ीद घूमा 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री ऐसे हुआ, मज़ीद 90 डिग्री हो गया, यानी कि 180 डिग्री। तो इसकी जो शेप है वो बज़ाहिर इसी तरह हो जाएगी, ये आप देख सकते हैं। लेकिन अब ये उल्टा है। अब हम निशानी के लिए, अगर ये चीज़ हमारी यहाँ पर थी, जब हमने घुमाया तो ये यहाँ आ गई, अब जब मज़ीद घुमा दिया तो यहाँ आ गई। तो इस चीज़ को आपको जहन में रखना है कि ये अभी ऐसे घूम रहा है। इसको हम कंडक्टर के ज़रिए थोड़ा सा और आसान कर देते हैं, यानी कि पहली पोजीशन में ये ऐसे था, दूसरी में ये ऐसे हो गया, तीसरी में ये ऐसे हो गया। तो पोजीशन तो वही हो गई जो पहली में थी। तो जब यहाँ से यहाँ तक का जो इसने सफ़र किया है, इसमें इसने मैक्सिमम तक छुआ है और मैक्सिमम से फिर 0 पर आया है। तो हमारा आधा साइकिल इस तरह कंप्लीट हो जाता है 180 डिग्री पर। तो इसको हम कहते हैं, ये जो है ये 90 डिग्री पे पहुँच के मैक्सिमम होता है, 180 डिग्री पर दोबारा ये 0 पे आ जाती है वैल्यू। 0 से चली 90 डिग्री पर मैक्सिमम, मैक्सिमम से फिर 0। अब कोई इसको फ्लक्स काट नहीं, यानी कि इसके अंदर से नहीं गुजर रही, फील्ड इसके अंदर से गुजर रही है, इसको काट नहीं रही, यानी कि कंडक्टर फील्ड को काट नहीं रहा है। तो तीसरी पोजीशन तो ये थी। अब ये मज़ीद घुमा, मज़ीद 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री, उसके बाद 0 90 डिग्री, फिर मज़ीद 90 डिग्री 180 डिग्री। अब ये मज़ीद 90 डिग्री घूमेगा तो ये हो जाएगा 270 डिग्री। तो 270 डिग्री में इसकी शेप इसी तरह हो जाएगी जैसा कि नंबर 2 में थी। लेकिन अब ये जो डॉट था, ये पॉइंट आ गया यहाँ पर। तो जब ये पॉइंट राइट पे था, अब ये लेफ़्ट पर आ गया, तो ये 270 डिग्री घूम चुका है। तो चूँकि अब ये आप देख सकते हैं कि फील्ड तो हमारी कांस्टेंट है नॉर्थ से साउथ की तरफ, कंडक्टर हमारा ऐसे घूमा, अब ये उल्टा घूम रहा है।
तो अब करंट का जो फ्लो है, मान लें कि नॉर्थ से साउथ ऐसे फील्ड बन रही थी, तो करंट का फ्लो कंडक्टर में राइट टू लेफ़्ट था, या सॉरी लेफ़्ट टू राइट था। अब इस पोजीशन में आके करंट हमारा उल्टा घूमेगा। तो करंट उल्टा घूमने का मतलब ये होता है कि अब ये पहले ये पॉजिटिव में था, अब ये नेगेटिव में जाएगा इस तरह। तो ये 270 डिग्री पर हमारा नेगेटिव की मैक्सिमम को छू जाता है। चौथे नंबर पर हो गया। अब पांचवी पोजीशन आ जाएगी, यानी कि जो पहली पोजीशन थी, अब इसकी शेप ऐसी हो जाएगी दोबारा। तो ये आप देख सकते हैं इसने जो एक साइकिल कंप्लीट किया है, इस तरह किया है, ये पूरा 0 से लेकर 360 डिग्री। तो इसको हमने 5 स्टेप में दिखा दिए, यानी कि पहले ये ऐसे था, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे, और ये फिर ऐसे अपनी पोजीशन पर आ गया। तो यहाँ पर तो इसको कोई मैग्नेटिक फील्ड कट नहीं कर रही है कंडक्टर को, तो यहाँ पर ये दोबारा मैक्सिमम से 0 पर आ जाएगा। लेकिन ये जो पीरियड था 180 डिग्री से 360 डिग्री तक, इसको हम कहते हैं कि ये नेगेटिव में था, यानी कि ये उल्टा घूम रहा था, और 0 से 180 डिग्री तक ये सीधा घूम रहा था। तो बस जब भी हम घुमाकर बिजली हासिल करेंगे वो हमेशा एसी नेचर की होगी, उसमें साइनोसाइडल वेव बनेगा। उसकी रीज़न हमने आपको बता दी है कि हम कंडक्टर को तो एक ही सिमत में घुमा रहे हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो हमारी कांस्टेंट है। या तो ये हो कि यहाँ से यहाँ तक हम जो है मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे रखें, और जब ये ऐसे घुमाएं तो हम यहाँ साउथ इधर ले आएँ, नॉर्थ इधर ले जाएं, तो हमें एक ही सिमत में करंट का भाव मिल सकता है। लेकिन हम प्रैक्टिकली ऐसा नहीं कर रहे यहाँ पर। तो जब भी हम इसको पूरा घुमा रहे हैं 360 डिग्री का राउंड लेकर, तो हमें एक साइकिल 360 डिग्री पर इस तरह मिल रहा है। तो ये 360 डिग्री पर हमें एक साइकिल मिलता है। तो हमने ये एक राउंड सिंगल एक वायर को लेकर एक राउंड घुमाया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो हमें एक साइकिल मिला है। तो ये होती है बेसिक एसी सप्लाई के प्रोड्यूस होने की, यानी कि एसी सप्लाई इस तरह जनरेट होती है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जनरेटर की जो आउटपुट होती है उससे हमें क्या क्या चाहिए होता है, यानी जनरेटर के आउटपुट में हमें क्या क्या चाहिए होता है। तो आपको याद होगा कि हमने KVA, किलोवाट, एक्चुअल पावर, अपेरेंट पावर, इस पर जो वीडियो बनाई थी उसमें डिटेल से इस टॉपिक पे बात की थी कि वॉट और VA में फ़र्क क्या होता है और किस तरह हासिल होता है। तो जनरेटर की आउटपुट से हमें असल में पावर चाहिए होती है, यानी कि वॉट में, या जो कि हमें VA में मिल रही होती है। उसके बाद पावर फैक्टर वगैरह को शामिल करके हमें किलोवाट या वॉट में या मेगावाट में मिल जाती है। तो पावर जो है वो मजमुआ होती है वोल्टेज और करंट का, यानी वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करके हमें पावर मिलती है। तो जनरेटर से हमें क्या चीज़ चाहिए होती है आउटपुट में? आउटपुट पर वोल्टेज चाहिए होता है, करंट और फ्रीक्वेंसी। तो ये तीनों चीज़ें किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही होती हैं? वोल्टेज जो है वो नंबर ऑफ़ टर्न्स पर डिपेंड कर रहे होते हैं क्वाइल के, यानी कि ये जो हमारे पास क्वाइल है, इसको हम क्वाइल तो नहीं कहेंगे, ये सिंगल टर्न का कंडक्टर है, तो इसको हम कहेंगे ये नंबर ऑफ़ टर्न जो इसका 1 है। अब इसी तरह का हम लें और इसमें 5 चक्कर दे दें, और यानी कि एक ही वायर का पीस लें लंबा सा, उसको 5 बार टर्न कर दें और 2 वायर हम आउटपुट पे ले लें, तो इसको हम कहेंगे ये हमारे 5 टर्न हो गए। तो बस वोल्टेज डिपेंड कर रहे होते हैं हमारी क्वाइल की या वाइंडिंग के नंबर ऑफ़ टर्न्स पर कि कितने वोल्टेज हमें चाहिए। जैसा कि हमने ट्रांसफार्मर में बताया था कि वोल्टेज जो है वो बराबर होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं हमारे नंबर ऑफ़ टर्न्स के। तो वोल्टेज हो गए। दूसरी चीज़ होती है करंट। तो करंट डिपेंड कर रहा होता है वोल्टेज पर। जैसा कि हम बता चुके हैं कि वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन है आपस में, वो रेजिस्टेंस के साथ क्या है और पावर के साथ क्या है, वो हमारी आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। हम उनको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक्स डाल देंगे, ताकि अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो देख लें, आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए। करंट जो है वो एक और चीज़ पर डिपेंड कर रहा होता है, क्वाइल के साइज़ पर। जैसा कि हमने बताया था कि जितनी हमारी क्वाइल का जो साइज़ है वो थिकर होगा, यानी कि वो मोटा होगा, तो वहाँ करंट फ्लो ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, करंट फ्लो ज़्यादा होता है। जितना क्वाइल का साइज़ पतला होता जाएगा उतना उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, करंट को फ्लो होने में रुकावट होती है, तो करंट कम फ्लो होता है। तो करंट जो है वो वोल्टेज के साथ क्वाइल के साइज़ पर भी डिपेंड कर रहा होता है। फ्रीक्वेंसी तीसरी चीज़ है। जैसा कि हमने बताया था कि पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी होती है, बाकी मुल्कों में जो 60 हर्ट्ज़ की भी होती है। तो फ्रीक्वेंसी तो हमें कांस्टेंट चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है? फ्रीक्वेंसी 2 चीज़ों पर डायरेक्टली डिपेंड कर रही होती है। एक तो स्पीड ऑफ द जनरेटर, कि जनरेटर कितनी स्पीड से घूम रहा है। दूसरा नंबर ऑफ़ पोल्स। नंबर ऑफ़ पोल्स क्या है, हम शॉर्टली बता देते हैं आपको, इसकी डिटेल हम आगे चल के समझाएंगे।
नंबर ऑफ़ पोल ये होते हैं कि जो हमने आपको मैग्नेट दिखाया था, चाहे तो वो परमानेंट हो या इलेक्ट्रोमैग्नेट हो, तो हर पोल के हर मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, यानी कि नॉर्थ और साउथ। तो बस इसको हम कहते हैं ये हमारे 2 पोल हैं, यानी नॉर्थ और साउथ। अगर हम एक ऐसा मैग्नेट ले लें जिसके 4 पोल हों, ऐसे एक नॉर्थ और साउथ यहाँ पर भी हो जाए, तो इसको हम कह देंगे हमारा 4 पोल का मैग्नेट है। तो पोल जो है वो जितने हम बढ़ाते जाएंगे, ये डिपेंड कर रहे होते हैं हमारी आउटपुट की फ्रीक्वेंसी पर। दूसरी चीज़ स्पीड होती है, जितनी स्पीड जनरेटर की कम है उतनी फ्रीक्वेंसी कम है, जितनी स्पीड ज़्यादा है उतनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। जितने नंबर ऑफ़ पोल्स ज़्यादा होंगे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ़ पोल्स कम होंगे फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो शॉर्टली इस चीज़ को समझ लें, इसकी डिटेल हम अलग से फ्रीक्वेंसी वाली वीडियो में बताएंगे, यानी कि जनरेटर की आउटपुट की जो फ्रीक्वेंसी है उसका जो फार्मूला होता है और वो किस तरह से हासिल हो रही होती है, उसकी डिटेल पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आज की वीडियो में हमारा जनरेटर की बेसिक्स बताने का मकसद था कि जनरेटर में किस तरह एसी सप्लाई पैदा होती है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो के हवाले से कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोज़ में हम जनरेटर की मज़ीद डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।